हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ ठीक है। प्यारे बच्चों, फटाफट से लाइव आइए और सेशन को शेयर कीजिए और साथ में बताइए कि आप लोग बढ़िया हैं, स्वस्थ मस्त कैसे हैं आप सभी। एक बार आप लोग फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए और साथ में बताइए कि आप सब बढ़िया हैं, आवाज़ की क्वालिटी और वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फटाफट से पहले क्लियर कीजिए। उसके बाद से जैसे आपको पता है प्यारे बच्चों की आज का जो सेशन होने वाला है, आज का जो क्लास होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का फिजिक्स और फिजिक्स का जो चैप्टर 9 है प्यारे बच्चों, किरण प्रकाशिकी और प्रकाशिकीय यंत्र, यानी प्यारे बच्चों रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ना है। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका थ्योरी कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सभी बच्चों से निवेदन करेंगे कि प्यारे बच्चों ये अपना ही चैनल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा फटाफट से, ठीक है सभी बच्चे। और व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप अभी तक नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। आप इस पे मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना आप सबों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो सभी बच्चे फटाफट से प्यारे बच्चों क्या हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और आज का सेशन को हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। और प्यारे बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि ऑप्टिक्स क्या होता है, प्रकाश की, और इसके अंतर्गत किस किस चीजों का अध्ययन करना है, जिसमें हम लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश पहले सबसे पहले पढ़ा, प्रकाश का परिवर्तन और उसके प्यारे बच्चों नियमों को पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन उसके नियमों को पढ़ा हम लोगों ने। प्यारे बच्चों, आज जो बारी है, आज किस चीज की बारी है, तो आज जो बारी है प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे पहले पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, प्यारे बच्चों काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है, कैसे ये बनता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर दर्पण के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर प्यारे बच्चों आपको याद रखने क्रांति कोण क्या होता है ये भी, और प्यारे बच्चों साथ में ये भी पढ़ेंगे कि क्रांति कोण और अपवर्तनांक के बीच संबंध क्या है, उसको भी हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। उसके बाद से प्यारे बच्चों और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सारी चीजें आज की क्लास में होने वाली है, तो आप सभी एकदम रेडी रहिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने करा रखा है, नहीं देखे हैं जाके देख लीजिएगा, 100% आपको समझ में आएगा। और जो भी बच्चे गलती ये कर रहे हैं 499 वाला कोर्स ना लेके, तो बाबू पछताइएगा, जिसमें ऑल सब्जेक्ट का शुरू से एकदम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का नोट्स पीडीएफ मिलने वाला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का नोट्स पीडीएफ मिलने वाला है, गेस प्रश्न के साथ रहेगा और प्यारे बच्चों पीवाईक्यू के साथ रहेगा। तो नहीं लिए हैं तो देरी मत कीजिए मेरे बाबू, जल्दी से जल्दी आप लोग ले लीजिए। कितना में, तो आपको याद रखना है 499 में, जिसके लिए नंबर लिख देते हैं 6299248935। आप इस पे संपर्क करके फटाफट से प्यारे बच्चों ले सकते हैं। आपको क्या करना है लेने के लिए, व्हाट्सएप पे मैसेज करना है इसी पे, और देखना है कि डीपी में जो स्कैनर लगा है उस पे पैसा पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। 110% आपको एप्लीकेशन में ऐड किया जाएगा और आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरुआत करते हैं हम आज के क्लास का। तो हमने प्यारे बच्चों ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था, प्रकाश की हम पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे बाबू, याद रखिएगा, प्रकाश की हमने पढ़ाया था, प्रकाश की यानी ऑप्टिक्स हम आपको पढ़ा रहे थे। और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे प्यारे बच्चों, ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स प्रकाश की। इसके अंतर्गत हमने दो चीजों का अध्ययन किया था, ठीक है। यानी ऑप्टिक्स में प्यारे बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है, किरण प्रकाश की यानी रे ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स किरण प्रकाश की पढ़ना है। उसके बाद से प्यारे बच्चों दूसरा हम लोग को तरंग प्रकाश की यानी याद रखना है कि वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने फर्स्ट क्लास में करा रखी है प्यारे बच्चों। रे ऑप्टिक्स में अभी हम लोग का क्लास चल रहा है, तो इसके बारे में बताते हैं कि हम लोगों ने प्रकाश का परिवर्तन पढ़ लिया है, फिर लिखेंगे, फिर टाइम वेस्ट होगा, है ना। प्रकाश का परिवर्तन पढ़ा, फिर हमने प्यारे बच्चों क्या पढ़ा, प्रकाश का अपवर्तन भी पढ़ा। फिर प्यारे बच्चों अब हमको क्या पढ़ना है, और पढ़ना है हम लोग को लेंस और प्रिज्म, है ना। याद रखना है कि लेंस और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, लेंस और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। और क्या पढ़ना है, मानव नेत्र पढ़ना है। क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, सभी बच्चे ध्यान में रखिएगा, और क्या पढ़ना है,
मानव नेत्र पढ़ना है, ये सारी सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी सारी चीजें पढ़ना है, जिसमें हम लोग प्यारे बच्चों लाइट पढ़ लिए हैं, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन और उसके नियम को पढ़ लिए हैं। इसमें क्या पढ़ना है, हाइगेंस के नियम को पढ़ना है। ठीक है, हाइगेंस के नियम के साथ साथ हम लोग को क्या पढ़ना है प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का पोलराइजेशन यानी ध्रुवण हो गया, और प्यारे बच्चों विवर्तन के बारे में भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, लेकिन अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, इन लोगों के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों रिकेप में चलिए, हमने आपको क्या पढ़ाया था कि लाइट क्या होता है, प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो कि हमने पहली क्लास में बता रखा है कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे हम किसी वस्तु को प्यारे बच्चों आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जो प्रकाश होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, विद्युतीय चुंबकीय तरंग होता है, जिसकी चाल जो होती है अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। ये क्यों बता रहे, क्योंकि आपको आगे पता चलेगा सघन माध्यम, विरल माध्यम, तो ये आप जाने रहेंगे तभी आपको फायदा करेगा। जैसे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि जो प्रकाश की चाल होती है यानी निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, आपको याद कर लेना है कितना होता है, 3 गुणे, यहाँ पे क्या होता है 3 गुणे, याद रखना है कि 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, और किलोमीटर में बात करें प्यारे बच्चों 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा इधर लिखने दीजिए ताकि आपको समझ में आए, पूरा दिखे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्फिनाइट की बात करें कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 गुणे 10 की पावर क्या होता है बाबू 8 मीटर पर सेकेंड क्या होता है, निर्वात में होता है। और किलोमीटर की बात करें प्यारे बच्चों तो कितना होता है, 3 गुणे 10 की पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये तो निर्वात में हो गया। फिर यहाँ पे याद रखिएगा कि एयर का, है ना, यानी प्रकाश की चाल किस में, एयर में, तो एयर में सेम टू सेम होती है, तो लिखिएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, या किलोमीटर में बात करें तो 3 गुणे 10 की पावर बाबू याद रखिएगा 5 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब प्यारे बच्चों प्रकाश की चाल किस में बात करें, तो प्रकाश की चाल जो वाटर यानी जल में होगा, जल में प्रकाश की चाल क्या होगी, 2.25 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जबकि किलोमीटर में क्या होगा 2.25 गुणे 10 की पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा, यानी 1 सेकेंड में इतना दूरी तय करेगा। अब प्रकाश की चाल प्यारे बच्चों ग्लास में, है ना, ग्लास का मतलब क्या होता है, कांच, है ना, कांच की बात करें तो सबसे कम होता है, जैसे 2 गुणे 10 की पावर क्या हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और आपको याद रखना किलोमीटर में अगर आपसे पूछे तो 2 गुणे 10 की पावर बाबू 5 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये क्या होता है, प्रकाश की चाल होती है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रकाश होता है ना, प्रकाश, है ना, ये क्या होता है, एक ऊर्जा का रूप होता है जो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। ये थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बता रहे हैं क्योंकि इसको रिकेप में हम करा चुके हैं, पिछले वीडियो में ये सब करा चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग, यानी निर्वात में अलग, है ना, जल में कुछ अलग होगा, कांच में इसकी चाल कुछ अलग होगी, कमोबेश होती रहती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आइए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो प्रकाश का परावर्तन के लिए हमने प्यारे बच्चों आपको एक चीज बताई थी कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। सिर्फ डायग्राम बना देते हैं, बाकी तो पढ़ा चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें एक सीधे आप देखिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, जब प्रकाश की किरणें, ये क्या है प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये क्या है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि कांच है, और कौन सा कांच है, तो याद रखना है कि अपारदर्शी। क्या है ये, अपारदर्शी है, जिससे क्या होगा प्यारे बच्चों कि हमारा प्रकाश आर पार नहीं होगा, इसके पीछे का जो होगा कलई किया हुआ होगा, रंगा हुआ भाग होगा। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें, प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें क्या लिखा है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें हैं, एक माध्यम से क्या, अब ये दूसरे माध्यम में इसको प्रवेश करना है, तो क्या होती है, ये कांच से टकरा के, यानी आपको याद रखना है कि तल से टकरा के क्या होती है, फिर ये इसी माध्यम में लौट जाती है। और इसी की प्यारे बच्चों कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, आपको ध्यान में रखना है कि इसी क्रिया को कहते हैं बाबू, आपको 100% ध्यान में रखना है कि प्रकाश का परावर्तन। और ये प्यारे बच्चों ओ बिंदु है, यहाँ से क्या कर दिए हम, एक अभिलंब खींच दिए। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेना है। इसको क्या बोला जाता है, सभी बच्चे याद रखिएगा, कोण आई, है ना, यानी आपतित किरण, इसको बोला जाता है आपतित किरण। और ये इधर जा रहा है अभिलंब से, तो प्यारे बच्चों इसको क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण यानी आर। यानी याद रखना है कि
कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण जिसको आई बोला जाता है, और इस कोण को क्या बोलते हैं, परिवर्तन कोण जिसको प्यारे बच्चों आर से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है। और प्यारे बच्चों एक बात आप लोग बताइए कि ये किरण को कहाँ जाना चाहिए, अगर ये पारदर्शी माध्यम होता तो ये कहाँ पे जाता है, इस किरण को सीधे इधर जाना चाहिए ना, इस सीधे इधर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों ये क्या होता है, ये तल से टकरा के क्या होता है, फिर पुनः उसी दिशा में लौट जाता है, और इसी की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का रिफ्लेक्शन यानी क्या होता है, तल से टकरा के फिर उसी दिशा में चला जाता है, तो इसको प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है। और विचलन कोण की बात करें प्यारे बच्चों कि विचलन कोण क्या होता है, तो इस प्रकाश को कहाँ पे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन विचलित किससे हो रहा है, ये देखिए अगर बात किया जाए विचलन कोण का, तो ये इतना से विचलित हो रहा है कि ये प्रकाश को इधर जाना चाहिए, जब लाइट आ रहा है सीधे तो इसको सीधा जाना चाहिए ना, तो ये कितना से विचलित हो रहा है, ये इतना से विचलित हो जा रहा है, इतना से कि इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन ये तल से टकरा के इतना, तो इसको प्यारे बच्चों लैम्डा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे अगर डेल्टा बोला जाता है कि अगर आपको बोला जाए प्यारे बच्चों, अगर आपको बोला जाए कि इसका मान निकालिए, तो इसका मान हम प्यारे बच्चों निकाल चुके हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों एक मान लीजिए कि ये सरल रेखा है, ये सरल रेखा है, ये सीधा वाला, अब इसमें ये पूरा कितना डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री, यानी मान लीजिएगा कि कोण आई कोण प्लस कोण आर और कोण डेल्टा इक्वल टू क्या होगा, यानी याद रखिएगा कि कोण आई जैसे निकाल रहे हैं फटाफट से याद रखिएगा कि आपतन कोण, यहाँ पे याद रखिएगा जैसे यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, कलर चेंज करने दीजिए नहीं तो बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखेगा। ठीक है, जैसे प्यारे बच्चों ये क्या है, हमारा आपतन कोण है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा परावर्तन कोण, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा विचलन कोण, इनका मान कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सरल रेखा है ना, इस पे जो बना कोण है कितने डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का। 180 डिग्री में क्या होगा, कोण आई भी आएगा, आर भी आएगा, और जो विचलन कोण है वो भी आएगा, तो तीनों का मान क्या होगा प्यारे बच्चों 180 डिग्री। अब प्यारे बच्चों प्रकाश के परिवर्तन के जो नियम है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि प्यारे बच्चों आपतन कोण का मान यानी कि आपतन कोण आई बराबर होता है क्या, परिवर्तन कोण के, यानी आपतन कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है परिवर्तन कोण के, यानी कोण आई इक्वल टू कोण आर। तो प्यारे बच्चों हम कोण आर के बदले क्या लिख सकते हैं, कोण आई, तो कोण आई प्लस कोण आई, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण विचलन यानी डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोण यहाँ पे 2i हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, कोण यहाँ पे क्या हो जाएगा विचलन कोण हमारा, इसका मान कितना 180 डिग्री। तो बात किया जाए प्यारे बच्चों कि अगर आपको निकालना है विचलन कोण, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विचलन कोण कैसे निकलेगा, तो विचलन कोण को हम क्या लिखते हैं, विचलन कोण इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में क्या हो जाएगा दो गुणे, यहाँ पे क्या है, ये आई क्या है आपतन कोण है, तो दो गुणे हम यहाँ पे आपतन कोण लिख देते हैं आई के बदले। तो अगर आपको विचलन कोण निकालना हो तो प्यारे बच्चों निकाल सकते हैं कि ये विचलन कोण यानी विचलन कोण अगर आपसे पूछे, विचलन कोण अगर आपसे पूछता है तो विचलन कोण इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे याद रखिएगा विचलन कोण इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री में से प्यारे बच्चों क्या करना है, दो गुणे आपतन कोण, आपतन कोण घटा लेना है, तो हमारा विचलन कोण निकल जाएगा। तो ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, जैसे आपको फिर तो लेक्चर 1 की तरह ही हम आपको समझा रहे हैं, जो कि आपको समझा चुके हैं, तो ये याद रखना है। चलिए प्रकाश का परिवर्तन आपको सामने दिख रहा है, जो कि हमने आपको अपने भाषा में समझाया, और यहाँ पे प्यारे बच्चों ये लिखित है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, जल्दी जल्दी समझ लीजिए कि आपतन कोण का मान प्यारे बच्चों जो कोण आई होता है बराबर क्या होता है कोण आर के, और प्यारे बच्चों आपतित किरण, परिवर्तित किरण, और प्यारे बच्चों जो आपतन बिंदु पे डाला गया लंब होता है वो एक तीनों क्या होता है, एक तलीय होता है। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे बात किया जाए कि ये क्या है, ये हमारा एक तल है, तो इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण और ये अभिलंब क्या है, तीनों एक तल में है, ऊपर है, देखिए ऊपर में तीनों क्या, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा अभिलंब क्या होता है, तीनों एक तल में होता है एक तल में, तो है प्यारे बच्चों ये तल है, तीनों क्या है, आपतन कोण, परावर्तन कोण, और प्यारे बच्चों जो अभिलंब डाला है क्या है, तीनों एक तल में है, तो ये भी सही है, तो ये तो होना चाहिए। तो लिखा गया क्या, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होना चाहिए, जो कि हमने लिख दिया, और आपतित किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे जो डाला गया लंब है तीनों एक तल में होना चाहिए, जो कि हमने आपको दर्शा भी दिया।
चलिए प्यारे बच्चों, हमने तो समझ लिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। अब बारी आती है प्रकाश के अपवर्तन का। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों डेफिनेशन समझिएगा और प्यारे बच्चों फिगर भी समझिएगा। चलिए फिगर से हम आपका स्पष्ट कर देंगे कि प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो आखिर होता क्या है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम प्यारे बच्चों प्रकाश का अपवर्तन की बात करें तो यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, तो सबसे पहले इसमें जो लिया जाता है ना, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें लिया जाता है पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिससे प्रकाश आर पार चला जाए। इसमें क्या लेते हैं बाबू, पारदर्शी माध्यम लेते हैं। यहाँ पे याद रखने की इसमें क्या लेंगे, पारदर्शी माध्यम लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सीधा कर दें। हाँ चलिए, अब यहाँ पे याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश प्रवेश करती है ना, तो वो प्यारे बच्चे क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। क्या होती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा जितने भी सारे बच्चे हैं कि प्रकाश जब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब प्रकाश की किरणें क्या होती है एक माध्यम से, ये मान लीजिए कि माध्यम 1 है और यहाँ आप देखिए ये क्या है, मान लीजिए कि ये माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है 2 है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम याद रखिएगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, क्या याद रखिएगा, विरल माध्यम। ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है। ये क्या है, हमारा सघन माध्यम है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको जान लेना जरूरी है कि विरल माध्यम क्या होता है, सघन माध्यम। तो जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है ना, जिसमें प्रकाश की चाल तेज होती है वो क्या होगा हमारा, प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि वो विरल माध्यम कहलाएगा। और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी वो क्या होगी, सघन माध्यम होगी। जैसे प्यारे बच्चों एक एग्जांपल दें हम आपको कि यहाँ पे सी वाटर, यानी जो आपको बताना कि कांच में, यहाँ पे ग्लास में, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा जाए, एयर में, यानी वाटर यानी पानी में और हवा में प्रकाश की चाल है। तो याद रखने कि वाटर में कितना होता है, 2.25 होता है ना, गुणे 10 की पावर 8 होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे एयर का बात करें तो 3 गुणे 10 की पावर क्या होता है, 3 गुणे 10 की पावर 8, यहाँ पे याद रखना है मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसमें अगर हम आपसे बोले कि इसमें सघन कौन है, विरल कौन है, तो जिसमें प्रकाश की चाल अधिक वो कौन सा, विरल माध्यम। तो किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगी, ये प्यारे बच्चों एयर में अधिक है ना, तो ये कौन सा माध्यम, ये विरल माध्यम, याद रखना है ये विरल माध्यम। इसमें कम है तो क्या होगा, सघन माध्यम। तो इतना आपको कन्फर्म हो गया कि विरल माध्यम कौन, सघन माध्यम कौन। तो याद रखना है कि जब प्रकाश की किरणें, बाबू यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से क्या होती है प्यारे बच्चों, सघन माध्यम में जाती है, तो ये क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे हम एगो अभिलंब खींच देते हैं, क्योंकि जिस बिंदु ओ पे मिलता है प्यारे बच्चों, जिस बिंदु ओ पे मिलता है तो उसी को क्या बोला जाता है, वहीं पे क्या होता है, जिस बिंदु पे मिलता है वहीं पे एगो अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। जहां पे मिलता है वहीं पे एगो अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट ध्यान में रखिएगा, ये है मेरा अभिलंब, ठीक है, ये है अभिलंब, ठीक है। अब देखिए याद रखना है कि क्या होता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि जब प्रकाश कि किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने पथ से विचलित हो जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आती है तो ये क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अभिलंब की ओर झुक जाती है, अभिलंब की और झुक जाती है। और प्यारे बच्चों इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, जिसमें ये क्या है, हमारा अभिलंब है, ये क्या है प्यारे बच्चों, आपतित प्रकाश है, और ये क्या है, हमारा परिवर्तित प्रकाश है, यानी ये साइन आई है और ये साइन आर का मान है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है कि इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें तो हमने जाना कि जब विरल से सघन यानी तेज से का मतलब क्या है, ये वायु से जा रहा है, किस में, यहाँ पे मान लीजिए कि जल में जा रहा है ना, विरल से सघन में जा रहा है। अब हम आपको बताना चाहें प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये तो हो गया हमारा कि विरल से सघन में जा रहा है। अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये भी हमारा क्या है, प्रकाश का, यहाँ पे क्या है आपको ध्यान में रखना है कि प्रकाश का अपवर्तन का हम यहाँ पे चित्र बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो, अब यहाँ पे याद रखना है कि जब प्रकाश की जो किरणें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें क्या हो, अब देखिए ये सघन क्या होता है, जिसमें प्रकाश की चाल कम, और ये क्या है हमारा विरल, ठीक है,
विरल हो गया। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले यहाँ पे फिगर ही बना देने दीजिए ताकि आपको पूरा का पूरा क्या हो जाए, समझ में आ जाए। पहले यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, वो अभिलंब खींच देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए कि जब प्रकाश यहाँ पे सघन माध्यम यानी जल से हवा की ओर जा रहा है, ये क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि सघन माध्यम का मतलब क्या हुआ, ये हो गया सघन माध्यम, जैसे हो गया जल जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है, और ये हमारा हो गया प्यारे बच्चों विरल माध्यम यानी वायु। ठीक है, तो अब क्या होगी कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से अब विरल में जाएगी तो क्या होगी, अभिलंब से ये क्या होगी, इसको ऐसे दूर हटेगी, अभिलंब से क्या होगी, दूर हटेगी। तो ये क्या होता है, ये भी हमारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो इसमें आपने क्या सीखा कि जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर हो जाती है, लेकिन जब प्रकाश की चाल विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये क्या होगी, ये अभिलंब की ओर झुकेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है 100%। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन आखिर होता क्या है। ठीक है, क्लियर, बताइए बाबू। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन वही है, बस देखिए ये लिखा गया है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर इनकी वेग दिशा बदल जाती है, अर्थात प्रकाश किरण अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और विचलित किस किस से होगी, अगर आपको याद रखना कि विरल से सघन की ओर जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब के तरफ आएगी, अगर सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से दूर हटती है। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके प्यारे बच्चों बोला जाए कि प्रकाश के, अगर बोला जाए प्यारे बच्चों की अपवर्तन के नियम लिखें, है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कौन कौन से नियम हैं। तो प्यारे बच्चों पहला नियम कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक तल में होता है। ठीक है, क्लियर हो गया, एक तल में ही होता है। ठीक है, दूसरा स्पष्ट है कि तीनों ही एक तल बिंदु O पर स्थित है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दूसरा है कि आपतन कोण की जाया, आपतन कोण की जाया यानी प्यारे बच्चों एन या म्यू इक्वल टू साइन आई और बटा में क्या, परिवर्तन कोण की जाया साइन आर। प्यारे बच्चों ये जो कहलाता है ये हमारा कहलाता है क्या, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, तो इसी को बोलते हैं हम लोग स्नेल का नियम। ठीक है, याद रखना है, यानी आपतन कोण की जाया तथा अपवर्तनांक कोण की जो जाया होगी, अपवर्तन कोण की जाया होगी, इसके अनुपात को क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, स्नेल का नियम बोलेंगे। तो ये स्नेल के नियम की भी आवश्यकता अभी पड़ेगी, तो ये आपको ध्यान में रखना है, चेला 100%। ठीक है, क्लियर। चलिए अब इतना तो हम लोग पढ़ रखे थे, अब आते हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोग को पढ़ना है क्या, सभी लाडले बोलेंगे प्रतिबिंब सर जी। एक बार सभी बच्चे फटाफट से शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चों। प्रतिबिंब क्या पढ़ना है बाबू, याद रखिएगा, प्रतिबिंब कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। प्रतिबिंब, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा कि प्रतिबिंब हमारा कैसे बनता है। तो याद रखने की प्रकाश के परावर्तन और वह चाहे और लिख दीजिए और अपवर्तन के कारण बनता है। बाबू यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो प्रकाश के परिवर्तन तथा प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्यारे बच्चों प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये अगर आपको जानना है तो चलिए प्यारे बच्चों हम आपको बताते हैं कि प्रतिबिंब आखिर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर आपसे बोले प्रतिबिंब का प्रकार, है ना, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये हम आपको प्यारे बच्चों अभी स्पष्ट कर देते हैं कि प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रतिबिंब जो होते हैं प्यारे बच्चों, पर यहाँ पे साफ साफ लिखिएगा, प्रतिबिंब जो होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या, वास्तविक, वास्तविक हो गया प्रतिबिंब, पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब। दूसरा हो गया प्यारे बच्चों काल्पनिक, दूसरा क्या, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब।
आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया कि जो प्रतिबिंब हो गए प्यारे बच्चों, दो प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं। पहला होता है क्या, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया क्या क्या होता है। अब प्यारे बच्चों आइए यहाँ पे कि आपने तो जान लिया कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, फिर काल्पनिक और आभासी प्रतिबिंब भी होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो मान लीजिए क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, क्या है हमारा प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, इसकी जो बाहर की होती है ना लेयर, इसको क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, यानी इसको रंगा जाता है। बाहर के लेयर को क्या किया जाता है, रंगा जाता है। याद रखिएगा, इसके बाहर के आवरण को क्या किया जाता है, कलई किया हुआ रहता है। तो जब प्यारे बच्चों पहले बताइए आप लोग कि प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरणों की आवश्यकता पड़ती है, तो कम से कम प्रतिबिंब बनाने के लिए 2 किरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पे कि हमारी प्रकाश की किरणें आ रही है। क्या बाबू, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मान लीजिए कि प्रकाश की किरणें यहाँ पे आ रही है, एगो प्रकाश की किरण यहाँ पे प्यारे बच्चों, एगो प्रकाश की किरण यहाँ पे और एगो प्रकाश की किरण यहाँ पे। तो ये प्यारे बच्चों क्या होगी, ये टकरा के क्या करेगी, यहाँ पे आएगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आ रही है, ये भी टकरा के क्या करेगी, यहीं पे आएगी। ये भी टकरा के यहाँ से क्या करेगी, यहीं पे आएगी। फिर ये टकरा के क्या करेगी, यहीं पे आएगी। ये क्या हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया। यानी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, टकरा के एक बिंदु पे आ रही है। ठीक है, एक बिंदु पे आ रही है। तो ये जो होगा प्यारे बच्चों, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, आपको याद रखना है कि इसमें जो बनता है प्यारे बच्चों, वास्तविक बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब प्यारे बच्चों बात किया जाए समतल दर्पण का। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे बाबू, यहाँ पे हम ले रहे हैं क्या, एक समतल दर्पण। ठीक है, ये क्या है हमारा, समतल दर्पण है। ठीक है, और समतल दर्पण में भी आपको पता होना चाहिए कि पीछे का जो आवरण होता है उसको क्या किया रहता है, कलई किया रहता है। ठीक है, कलई किया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, कलई किया हुआ है, यानी इसको रंगा जाता है। आगे का प्यारे बच्चों ट्रांसफॉर्म मतलब यहाँ पे आगे का जो होता है उसमें देखा जा सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों क्या होता है, ये कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें अगर प्यारे बच्चों याद रखा जाए कि ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट के अब यहाँ पे याद रखिएगा कि इससे प्रकाश अगर भेजा जाए, इससे प्रकाश यहाँ पे जाता है, यहाँ पे जाता है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से टकराता है और फिर यहाँ पे चला जाता है। ये क्या करेगा, टकरा के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या किया जाता है कि इसमें से जो प्रकाश निकलती है ना, वो एक दूसरे में कभी मिलती नहीं है, वो प्यारे बच्चों छितरा जाती है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको जबरदस्ती यहाँ पे पीछे मिलाते हैं। क्या करते हैं, इसमें पीछे को पॉइंट में मिलाते हैं। इसी को क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि काल्पनिक, काल्पनिक या आभासी, काल्पनिक या आभासी बोलते हैं। क्या, आभासी प्रतिबिंब। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब क्या है और वास्तविक प्रतिबिंब क्या है। तो इसकी पहचान की बात करें प्यारे बच्चों की, इसकी पहचान क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा कि पहचान, तो पहचान इसमें क्या होगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना प्यारे बच्चों, सामने बनता है। पहले कि इसमें प्रतिबिंब जो बनेगा क्या बनेगा, प्रतिबिंब क्या बनता है बाबू, सामने बनता है। ठीक है, सामने इसमें प्रतिबिंब बनेगा। और दूसरा प्यारे बच्चों इसमें बात किया जाए कि इसकी आवर्धन क्षमता जो होती है, याद रखना है कि आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसकी नेगेटिव होती है। ठीक है, और ये किस किस लेंस में बनेगा, तो प्यारे बच्चों एक तो अवतल, यहाँ पे अवतल दर्पण में बनता है प्यारे बच्चों। पहला इसमें क्या बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। कौन सा, तो वास्तविक प्रतिबिंब। याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनेगा, अवतल दर्पण में बनेगा, है ना। और दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद रखना है कि अवतल दर्पण एक उत्तल लेंस में भी बनता है। अवतल दर्पण में, उत्तल लेंस में भी प्यारे बच्चों ये क्या होता है, वो ये बनता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये क्या होता है, हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो बनता है ना, इसमें एक और बात याद रखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनता है प्यारे बच्चों, उल्टा भी बनता है, उल्टा, उल्टा बनता है। और प्यारे बच्चों क्या बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है। और उल्टा बनता है किसमें, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है। और वहीं यहाँ पे बात किया जाए क्या है हमारा समतल दर्पण, यानी प्यारे बच्चों आभासी वाला, यानी समतल दर्पण में क्या बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ये प्यारे बच्चों क्या होता है, इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसकी पहचान बताएं प्यारे बच्चों, पहचान की बात करें, यहाँ पे लिखिएगा कि पहचान, पहचान क्या होती है इसकी, कि इसमें सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा इसमें। और दूसरा क्या होगा बाबू, यहाँ पे याद रखना है
कि सीधा प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग समतल दर्पण में देखते होंगे तो आपका मूड ही ऊपर सर नीचे सेम टू सेम दिखाता है, एकदम पूरा एकदम सर ऊपर पैर नीचे, समतल दर्पण में ऐसा दिखाता है। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखने की दूरी समान रहती है, यानी पीछे जितना दूरी पे फोकस रहेगा उतना ही दूरी पे पीछे आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। जैसे यहाँ पे खड़े हैं बाबू, ज्यादा पास आइएगा तो लगेगा समतल दर्पण में कि हम पास आ गए, अगर दूर से देखिएगा शीशे को तो लगेगा कि हाँ आप दूर, यानी क्या होता है कि इसमें दूरी प्यारे बच्चों क्या होती है, समान होती है, यानी जितना दूर पे खड़े रहेंगे उतना दूर पीछे, यानी लिखना है कि इसमें पीछे प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या बनता है, पीछे, याद रखना है पीछे प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। इसमें क्या होता है, पीछे प्रतिबिंब बनता है, याद रखना है प्रतिबिंब बनता है, ये आप लोग याद रखना है कि पीछे प्रतिबिंब बनता है। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, सीधा बनता है, सीधा और आभासी प्रतिबिंब, सीधा और क्या बनता है, आभासी बनता है, आभासी बनता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा कि इसमें क्या होगा, इसकी जो आवर्धन क्षमता होगी, आवर्धन क्षमता, याद रखना है कि आवर्धन क्षमता क्या होती है, ये पॉजिटिव में होती है, तो ये याद रखिए। और किस किस में ये बनेगा, ये बनता है एक समतल दर्पण, समतल दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस, सॉरी उत्तल दर्पण हो गया, एक को क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में ये भी बनता है, उत्तल दर्पण में भी ये बनता है, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये क्या बनता है प्यारे बच्चों, हमारा याद रखना है कि काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो प्यारे बच्चों प्रतिबिंब के बारे में इतना जानकारी आप लोग के लिए क्लियर हो गया कि क्या कैसे होता है, ठीक है। यानी जिसमें क्या हो प्यारे बच्चों, सामने में प्यारे बच्चों टकरा के सारी किरणें एक मुख्य पॉइंट पे मिले और जो फोकस पे मिलती है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कौन सा हो जाएगा, वास्तविक यानी एकदम रियल प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखनी, इसकी पहचान क्या है कि प्रतिबिंब क्या होता है, सामने बनता है एकदम, ठीक है। आवर्धन क्षमता माइनस में होती है, आवर्तन यहाँ देखिए इसमें क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। लेकिन इसमें क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें टकराती है ना तो ये छितरा जाती है, तो इसको समेट के हम पीछे एक जगह पे क्या करते हैं, मिलाते हैं, जिसी को बोला जाता है काल्पनिक या आभासी। और इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, इसका एक पहचान लिखिएगा कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा बनेगा और दर्पण से प्यारे बच्चों जितना दूरी पे यहां खड़ा रहिएगा उतना ही दूरी पे पीछे आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, नहीं होगा तो जाके आप समतल दर्पण में देखिएगा, या देखिएगा कि जितना पीछे जाइएगा उतना पीछे आपका दूरी दिखाई देगा शीशे में भी, ठीक है। तो ऐसा होता है। चलिए इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। आवर्धन क्षमता इसकी प्लस में होती है, ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि प्यारे बच्चों दर्पण क्या है ना, प्रतिबिंब सॉरी क्या है, प्रतिबिंब क्या है। चले प्रतिबिंब की बात करें तो अब आता है हमको पढ़ना है क्या, दर्पण। क्या पढ़ना है बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, प्रतिबिंब पढ़ने के बाद से प्यारे बच्चों हम लोग को क्या पढ़ना है, दर्पण। दर्पण यानी मिरर। दर्पण प्यारे बच्चों बात किया जाए तो दर्पण भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा दर्पण होता है, पहला जो दर्पण होता है याद रखिएगा, पहला होता है समतल दर्पण, है ना, क्या होता है, समतल दर्पण, है ना, समतल दर्पण हो गया। और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, दूसरा जो होता है गोलीय दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण भी प्यारे बच्चों दो होता है, पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो गया, और दूसरा क्या होता है प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण हो गया, ठीक है, उत्तल क्या हो गया, दर्पण हो गया। तो ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि समतल दर्पण क्या होता है। तो समतल दर्पण मान लीजिए क्या है, ये दर्पण है जिसके पीछे के भाग को क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, कलई कर दिया जाता है, यानी रंगा हुआ होता है, ताकि क्या हो, प्रकाश पीछे से पार ना करे और आगे से क्या हो जाए प्यारे बच्चों, रिफ्लेक्ट करे। तो यहाँ पे जहां से मान लीजिए पॉइंट है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों प्रकाश जाएगा यहाँ पे, तो क्या होगा, ये प्यारे बच्चों तुरंत क्या कर देता है, इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, इसको भेज देगा इधर, है ना। फिर प्यारे बच्चों मान लीजिए कि यहाँ से एक जा रहा है यहाँ पे प्रकाश, तो इसको ये क्या कर देता है, इधर कर देता है। तो प्यारे बच्चों ये तो होता है हमारा, बताइए कौन सा प्रतिबिंब होता है ये, तो ये होता है हमारा आभासी प्रतिबिंब, है ना, आभासी प्रतिबिंब। यानी इसको क्या करते हैं, जबरदस्ती एक कोनो पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, मिलाते हैं, और इसी बिंदु पे बनता है प्यारे बच्चों क्या, हमारा आभासी यानी प्यारे बच्चों काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ये तो हमारा हो गया प्यारे बच्चों क्या,
समतल दर्पण। तो समतल दर्पण के बारे में आप लोग तो जान गए। अब चलिए हम लोग चलते हैं प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ने, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में विस्तार से जानने। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सबसे पहले गोलीय दर्पण के बारे में हम लोग जानेंगे कि गोलीय दर्पण आखिर होता क्या है। सभी बच्चे एकदम ध्यानपूर्वक समझिएगा कि गोलीय दर्पण आखिर क्या होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण क्या होता है कि जब कांच से बनी किसी खोखले गोले को काटा जाता है तब गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। कांच से बने किसी खोखले गोलीय दर्पण को काटा जाता है तब हमारा जो निकल के आता है प्यारे बच्चों क्या होता है, गोलीय दर्पण का निर्माण होता है। अर्थात कांच के खोखले गोला के आधे भाग का एक सिरा यहाँ आप देखिए चांदी या लाल ऑक्साइड से क्या किया जाता है, पेंट कर दिया जाता है, तथा दूसरे भाग का परावर्तक सतह होता है, यानी जिससे प्यारे बच्चों प्रकाश हमारा रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग गोलीय दर्पण करते हैं। गोलीय दर्पण प्यारे बच्चों दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है अवतल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण कैसा होता है हम आपको बता देते हैं कि जो अवतल दर्पण होता है प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि परावर्तक सतह इसका अंदर की तरफ धंसा होता है और प्यारे बच्चों इसमें जो होता है ना बाहर की तरफ कलई किया रहता है ना। बाहर की तरफ क्या होता है, कलई किया गया रहता है। यहाँ पे याद रखना कि बाहर की तरफ इसका कलई किया गया रहता है। तो ये हमारी पहचान होती है क्या, अवतल दर्पण की। ठीक है, अगर बात किया जाए प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण क्या होता है प्यारे बच्चों आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो कलई किया गया रहेगा ना ये अंदर की तरफ कलई किया गया रहता है। ठीक है, और प्रकाश प्यारे बच्चों बाहरी सतह से टकराता है। ठीक है, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, ये हमारा उत्तल हो गया। अब क्या होगा, इस पे मान लीजिए कि पॉइंट यहाँ से प्रकाश आएगा ना, इसको भेज देगा इधर, फिर प्रकाश जाएगा इधर भेज देगा। जबकि इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि अगर प्रकाश जा रही है तो ये क्या करेगा, एक बिंदु पे यहाँ पे मिला देगा और किरणें जाएगी, ये भी इसी को इसी बिंदु पे और किरणें जाएंगी ये। तो अवतल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब, तो प्यारे बच्चों याद रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब। और उत्तल दर्पण में तो इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉइंट पे मिलाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण कौन सा प्रतिबिंब बनाएगा, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा, जबकि प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण आप लोग इतना समझ गए। जितने भी सारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फटाफट नोट कीजिए, मेरा चेला फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी चले जल्दी जल्दी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है। बाबू सही से समझिएगा, एक एक पॉइंट कीमती है आपके लिए, एक एक पॉइंट मेरा चेला, मेरा लाल, मेरा लाडला, सब कीमती है। भागिए मत, भागिएगा तो पछताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि अवतल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। तो चलिए अवतल दर्पण के बारे में जानते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ के अंदर की ओर हो, यानी पृष्ठ के क्या हो, अंदर की तरफ हो, है ना। ये पृष्ठ के अंदर की तरफ हो, अर्थात गोले के केंद्र की यहाँ आप देखिए और धंसा हुआ, ये क्या है, गोले के केंद्र है और इसकी तरफ क्या हुआ हो, धंसा हुआ है। तो इसी की तरफ तो धंसा हुआ है ना चेला, इसी की तरफ धंसा हुआ है, तो इसी को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। और प्यारे बच्चों हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में क्या होती है, टकराती हैं, तो प्यारे बच्चों क्या होती है, एक बिंदु पे क्या होती है, सारी किरणें आके जमा हो जाती है, सबका फोकस एक ही टाइम पे रहेगा, क्योंकि ये घुमा हुआ है। तो घुमा हुआ है तो इसको इसी प्रकार भेजेगा, जबकि उत्तल में क्या होगा, ऐसे है ऐसे है, तो क्या होगा, प्रकाश यहाँ पे पड़ेगा इधर भागेगा, प्रकाश पड़ेगा इधर भागेगा। लेकिन ये घुमा हुआ है तो ये क्या होगा, जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, इधर से जाएगा यहाँ पे, फिर किरण जाएगा यहीं पे आएगा, यहाँ से किरण जाएगा यहीं पे आएगा। तो इसी प्रकार होता है प्यारे बच्चों उत्तल दर्पण में। और उत्तल दर्पण में हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो प्यारे बच्चों दर्पण के सामने एकदम बनता है। तो ये आपको याद रखना है। और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इतना आपको समझ में आ गया कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी प्यारे बच्चों सब चीज बताएंगे कि ये मुख्य अक्ष क्या है, और प्यारे बच्चों आपको बताएंगे कि ध्रुव क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। प्यारे बच्चों सारी चीजें हम लोग बताएंगे। दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। और प्यारे बच्चों ध्रुव इसी को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और दर्पण, जिस गोलीय दर्पण का ये हिस्सा होता है, उसके केंद्र को प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र कहते हैं। और जिस पे प्यारे बच्चों किरणें आके मिलती है, जिस पे सारी किरणें आके मिलती है, उसे क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। और प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि दर्पण का जो ध्रुव है और फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी भी कहते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि सी जो क्या है, मुख्य अक्ष और ध्रुव की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, त्रिज्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें हम बताएंगे। पहले यहाँ पे आप लोग अवतल दर्पण को देख लीजिए कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ
मतलब अंदर की ओर हो, अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। तो यहां पे समझ में आ गया। अब देखिए उत्तल दर्पण की बात करें कि वह दर्पण जिसमें परावर्तक उभरे हुए भाग से होता है। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है बाबू, देखिएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके सामने है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक उभरे हुए भाग से होता है, यानी ऐसे उभरा हुआ भाग। और प्यारे बच्चों इसमें क्या किया जाता है, अंदर की तरफ कलई किया जाता है, ठीक है, अंदर की तरफ कलई रहता है, उभरे हुए भाग से होता है। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी कहते हैं कि दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तन का काम करता है, तब इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तर दर्पण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होता है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक उत्तल दर्पण हम आपको बना के सिखा देते हैं। ये हमारा मान लीजिए क्या है, ये उत्तल दर्पण है, और इसमें कलई किस प्रकार से किया जाता है, तो अंदर के तरफ क्या किया जाता है, कलई किया जाता है, ठीक है। अब याद रखिए कि यहाँ पे जो आती है प्यारे बच्चों, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है प्यारे बच्चों, ये क्या है, पॉइंट है ना, ये मान लीजिए कि इधर क्या है, पॉइंट है हमारा। अब प्यारे बच्चों यहाँ से प्रकाश की किरणें आई और टकरा के क्या हो गए, इधर चल गए। फिर प्रकाश की किरणें आई और प्यारे बच्चों क्या हो गए, इधर चल गए, यानी छितरा जाती है, क्योंकि ये इस तरफ से है। तो प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों एक इधर भेज देता है, कोई इधर, लेकिन हमारा प्यारे बच्चों अवतल कुछ इस प्रकार से होता है, कहीं पे भी टकराता है, ये फोकस दूरी, यानी जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसे फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तो हमारा अवतल हो गया, लेकिन उत्तल में क्या होता है, ये छितरा जाता है। तो क्या करते हैं, इसको प्यारे बच्चों जबरदस्ती एक पॉइंट पे मिलाया जाता है ना, और वहीं उसका होता है फोकस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो ये हमारा क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। तो ये हमारी किरणें आ रही है, लेकिन टकरा के क्या हो रही है, छितरा जा रही है, लेकिन फिर भी इसको समेट के जिस पॉइंट पे हम लोग प्यारे बच्चों प्रतिबिंब बना रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया, फोकस बिंदु हो गया, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये जिसका भाग होता है, जिस गोलीय का भाग होता है, इसके पॉइंट को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र कहते हैं। और प्यारे बच्चों याद रखना है कि दर्पण के जो भी होता है प्यारे बच्चों, इसके जो यहाँ पे दर्पण का जो परावर्तक होता है ना, ये मान लीजिए कि m है और ये n है, इसके जो बीच की पॉइंट होता है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और दर्पण के ध्रुव से यहाँ पे वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या भी कहा जाता है। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है, सारी चीजें हम आपको बताएंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि दर्पण का परावर्तक क्या है, m है, n है, ठीक है, और इसकी बीच की जो बिंदु होती है, इसको दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है, आपको याद रख लेना है। और जो ये क्या है, देखिए यहाँ पे प्रकाश जा रही है, ठीक है, और प्यारे बच्चों क्या टकरा के इधर जा रही है, देखिए टकरा के इधर भाग गई है। यहाँ पे भी प्रकाश जा रहा है, फिर टकरा के भाग रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए फिर प्रकाश जा रहा है, फिर इधर टकरा के भाग रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ठीक है। फिर इसको क्या करते हैं, सभी को हम क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा करते हैं। तो ये जो पॉइंट होता है ना, ये हमारा फोकस, मुख्य फोकस होता है। क्या होता है, मुख्य फोकस, जहां पे हमारा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और प्यारे बच्चों ये भी तो कोई गोलीय चीज का भाग है ना, ये भी तो कोई गोलीय चीज का भाग है ना। तो ये जो गोलीय चीज का जो केंद्र होता है, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और प्यारे बच्चों परावर्तक और ध्रुव, ये ध्रुव होता है ना, ध्रुव और यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है, उसे वक्रता त्रिज्या यानी r कहते हैं। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। और प्यारे बच्चों फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्रुव और फोकस, मुख्य फोकस की जो बीच की इन दोनों की दूरी होगी, उसे प्यारे बच्चों हम लोग फोकस दूरी भी कहेंगे। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान में रहेगा, बहुत बढ़िया। अब चलिए यहाँ पे प्यारे बच्चों एक एक करते हैं और एक एक कर करके हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पे कहीं पे, यहीं पे पहले इसका छोड़ दीजिए, अभी इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले फिगर बनाते हैं, क्या क्या बोल रहा है। देखिए कि हम लोग पहले अवतले का बनाते हैं। अवतल का क्या होता है बाबू, याद रखना है, अवतल का क्या होता है, याद रखना है कि अवतल का कुछ इस प्रकार से होता है, जिसका क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि बाहर का भाग कलई किया हुआ होता है। अवतल का क्या होता है, बाहर का भाग कलई किया होता है। ये मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें क्या होगा प्यारे बच्चों, बाहर का जो भाग होता है ये कलई किया गया रहता है। और आपको पता है कि अवतल दर्पण क्या है, गोले का एक भाग होता है, यानी एक गोला है, ठीक है, क्या है, एक गोला है, क्या है प्यारे बच्चों, एक गोला है। और ये गोले का क्या होता है बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि एक भाग होता है, गोले का एक भाग होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपसे बोला जाए प्यारे बच्चों कि वक्रता केंद्र क्या होता है, तो ये जो गोलीय दर्पण है प्यारे बच्चों क्या है, वो गोले का ना भाग है, ये क्या है, गोले का भाग है।
तो जब ये गोले का भाग है तो वक्रता केंद्र यानी क्या, जो बीच का बिंदु होता है उसे क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र यानी सी से सूचित करेंगे। चलिए इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्या है, गोले का जो भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं, आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था कि क्या होता है, गोले का भाग होता है। तो गोले का जब ये भाग है तो इसके बीच का केंद्र क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्या लिखा गया है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। तो हमने क्या बनाया, एक खोखले गोले का ये हिस्सा हो गया और इसके केंद्र क्या होंगे प्यारे बच्चों, हमारा हो जाएगा वक्रता केंद्र। इसे सी से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब ध्रुव क्या होता है, तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये गोलीय दर्पण है उसके प्रवर्तक तल मान लीजिए m प्रवर्तक तल है और ये n प्रवर्तक तल है। तो प्यारे बच्चों इसकी जो बीच की जो होगी ना पॉइंट, ये जो बीच का पॉइंट होगा बाबू, ये जो बीच का पॉइंट होगा, ये जो होगा हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, ये होगा ध्रुव। क्या होता है, ध्रुव होता है, इसको ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, अब इसको तो हम लोग ध्रुव बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे आइए, हमारा क्या हो गया, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव हो गया, और वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र हमारा हो गया और ध्रुव हो गया। वक्रता त्रिज्या दर्पण के ध्रुव तथा केंद्र तक की बीच की दूरी को हम लोग वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी दर्पण के ध्रुव और ये क्या है, केंद्र, इसके बीच का जो दूरी होगा इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसे हम लोग r से सूचित करते हैं। ठीक है, अब चलिए प्यारे बच्चों फोकस क्या होता है ना, फोकस यानी मुख्य फोकस क्या होता है। तो जब प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारी किरणें आती हैं तो वो टकरा के मान लीजिए कि इस पॉइंट पे मिल रही है, यहाँ से भी किरणें आई टकरा के इस पॉइंट पे मिली, फिर यहाँ से भी किरणें आई, ये भी टकरा के इस पॉइंट से, यहाँ से भी किरणें आए और इस पॉइंट पे मिली। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये वाला याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट होता है ये होता है प्यारे बच्चों हमारा मुख्य फोकस, यानी इसको कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है। इसे क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस बोलेंगे। अब प्यारे बच्चों आता है कि फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ध्रुव और फोकस की जो बीच की ये दूरी होगी ना, इसी को फोकस दूरी कहेंगे और इसे स्मॉल एफ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सूचित करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इसमें कौन क्या क्या है, इसमें कौन क्या क्या है, ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। पहले तो प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रवर्तक सतल के मध्य को हम लोग ध्रुव कहते हैं, और ये जो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या कहते हैं, हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता केंद्र कहेंगे, जिसे सी से सूचित किया जाता है। और ये क्या होता है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु ध्रुव हो गया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको r से सूचित करते हैं। और जो प्रकाश किरणें आती हैं और जिस पॉइंट पे ये मिलती है प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस, जिसे एफ से सूचित करते हैं, कैपिटल एफ से। और प्यारे बच्चों बात किया जाए कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो ये फोकस, मुख्य फोकस और ये ध्रुव, इनके बीच की जो दूरी होगी उसे मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये तो आपको समझ में आ गया। हमने अवतल दर्पण का बनाया, उसी प्रकार आप अवतल दर्पण का भी बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण का भी हम बनाएं, बताइए हो जाएगा ना। उसमें सिर्फ क्या करना है प्यारे बच्चों, उसमें क्या होता है कि उसमें कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको ध्यान में रखना है कि उत्तल दर्पण में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एक बार समझ लीजिए कि उत्तल दर्पण में कैसे होगा। ये मान लीजिए हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। ठीक है, उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंदर का भाग कलई किया रहता है। अंदर का भाग क्या होता है प्यारे बच्चों, कलई किया रहता है। अंदर का भाग क्या होगा, इसमें कलई किया रहेगा। अंदर का भाग क्या होगा, कलई किया रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, मान लीजिए कि यहाँ से प्रकाश आई, तो प्यारे बच्चों जो प्रकाश आती है क्या होती है, यहाँ से आई, यहाँ टकरा के चले गए, फिर प्रकाश आई, यहाँ से आई, यहाँ टकरा के चले गए। तो हम क्या करते हैं इसमें प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि क्या करते हैं कि इसको एक मुख्य पॉइंट पे मिलाते हैं जबरदस्ती। ठीक है, यहाँ पे प्रतिबिंब बनाते हैं। तो याद रखना है कि दर्पण का प्रवर्तक ये मान लीजिए m है और ये n है। ठीक है, और इसके बीच यानी मध्य को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। तो ध्रुव हो गया। ठीक है, ध्रुव हो गया। अब आप देखिए ये क्या है, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। ये क्या, गोलीय दर्पण एक गोले का भाग है। तो इसके मुख्य अक्ष को हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे। और वक्रता केंद्र और ध्रुव की ये जो बीच की दूरी है ना, ये इसको क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, वक्रता त्रिज्या r बोलेंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पे जो हमारी, याद रखना है, सॉरी ये केंद्र थोड़ी है, ये फोकस है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये केंद्र है हमारा। देख ये क्या है, केंद्र। रुकिए फिर से समझाते हैं, गड़बड़ा गए थे। ठीक है, अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझिए कि ये तो हमारी यहाँ पे आके मिल रही है ना। यहाँ पे हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमारा फोकस यानी यहाँ पे प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। ये गोलीय दर्पण का क्या है प्यारे बच्चों, प्रवर्तक सतह है, यानी प्रवर्तक m है और प्रवर्तक यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों n है। और इसके प्यारे बच्चों मध्य बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है,
इसको ध्रुव कहते हैं। और गोलीय दर्पण मान लीजिए कि जिस गोले का हिस्सा है उसके बीच के बिंदु को क्या कहते हैं, उसके पॉइंट मध्य बिंदु को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और वक्रता केंद्र से लेके इस फोकस यानी ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो ये फोकस, मुख्य फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होगी उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, हम कहेंगे मुख्य फोकस, यानी सॉरी फोकस दूरी। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया ना। चलिए अगला आइए, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है कि वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का हिस्सा होता है। इस खोखले गोले के केंद्र पे प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो दर्पण के ध्रुव तथा प्यारे बच्चों याद रखना है कि केंद्र तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। हमने वक्रता केंद्र कह लिया, इसे सी से सूचित किया। प्यारे बच्चों वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र के बीच की जो दूरी होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, ठीक है। ध्रुव किसे कहेंगे, तो गोलीय दर्पण का प्रवर्तक, जैसे ये क्या गोलीय दर्पण है तो यहाँ पे क्या हो गया एम और ये एन, ये क्या हो गया, इसके मध्य को क्या बोलेंगे, ध्रुव कहेंगे, ठीक है। अब देखिए कि मुख्य फोकस क्या होता है, तो दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की जो किरणें होती है जहां पे मिलती है एक जगह पे, उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल एफ से सूचित करते हैं। अब देखिए आप लोग यहाँ पे याद रखिए कि फोकस दूरी क्या है, तो जब यहाँ पे फोकस बना हुआ है और जो ध्रुव है ये ध्रुव है और इसके बीच की जो दूरी होगी उसको हम लोग फोकस दूरी कहेंगे, ठीक है। तो ये भी तो आपको समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों अब कहीं दिक्कत नहीं है, बोलिए नहीं है, अब कहीं दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्रांतिक कोण के बारे में। हमने तो गोलीय दर्पण पढ़ लिया बाबू, अब क्या पढ़ना है, क्रांतिक कोण के बारे में पढ़ना है। तो क्रांतिक कोण पढ़ना स्टार्ट करे, चला एक बार बताइए क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, समझे हैं कभी कि क्रांतिक कोण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले हम क्रांतिक कोण आपको पढ़ा के दिखाते हैं। चलिए प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। तो इसको चलिए प्यारे बच्चों आपसे पूछा क्या गया कि क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच के संबंध को प्रतिस्थापित करे, स्थापित करे। ये बार बार पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो ये जान लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों इसमें क्या है, क्रांतिक कोण। तो प्यारे बच्चों हमने पीछे जो क्रांतिक कोण पढ़ा है उसको सबसे पहले बनाते हैं। क्या, क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण कैसे होता है हमने आपको बता दिए, क्रांतिक कोण कैसे बनाना है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है प्यारे बच्चों, ये तो हमने आपको बताया है कि क्रांतिक कोण क्या होता है, हमने आपको बताया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए क्रांतिक कोण हमको बनाना है, ठीक है। क्रांतिक कोण क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है कि इधर क्या है, ये मान लेते हैं कि माध्यम 1 है और ये माध्यम क्या है 2 है। ये क्या है हमारा बाबू, याद रखना है कि विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। और ये क्या है बाबू, हमारा सघन माध्यम है। तो हमने क्या बताया कि जब प्रकाश की किरणें, प्यारे बच्चों देख लीजिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से क्या होती है, विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्यारे बच्चों क्या होता है कि वो अभिलंब से दूर हटती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है, याद रखना है। क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिलंब से वो दूर हटेगी। क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगी। लेकिन आपतन कोण का वह मान, इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, आपतन कोण। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो अपवर्तन कोण हो क्या हो जाए प्यारे बच्चों, ये 90 डिग्री हो जाए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इसी को बोला जाता है क्या प्यारे बच्चों, क्रांतिक कोण, जो कि हम आपको पीछे बता चुके हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ये क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, इसी को क्या बोलते हैं, ये 90 डिग्री हो जाए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, क्रांतिक कोण, ठीक है। क्लियर हो गया प्यारे बच्चों। ये क्रांतिक कोण में क्या होता है, ये आपतन कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। और मान लीजिए प्यारे बच्चों कि इधर ये माध्यम क्या है प्यारे बच्चों, ये माध्यम है μ1 और ये प्यारे बच्चों माध्यम है μ2, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि ये जो माध्यम है हमारा μ1 है और ये μ2 माध्यम है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए ये जो यहाँ पे कोण बना रहा है ये आपतन कोण है, तो इसको मान लेते हैं थीटा और थीटा 1, और ये क्या है अपवर्तन कोण है,
तो इसको हम क्या मान लेते हैं प्यारे बच्चों, θ2। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको संबंध निकालना है क्रांति कोण अपवर्तनांक के बीच। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना माध्यम 1 और माध्यम 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है, μ1 और μ2 है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि माना माध्यम 1 तथा 2 का निरपेक्ष अपवर्तनांक, याद रखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या है बाबू, यहां पे याद रखना है कि μ1 और प्यारे बच्चों क्या है, μ2 है, याद रखना है। जहां पे क्या है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि माध्यम 1 की अपेक्षा माध्यम 2 क्या है, यहाँ पे क्या है, सघन है। जहां माध्यम, याद रखना है कि जहां माध्यम 1 के अपेक्षा, याद रखना है, जो माध्यम 2 है क्या है प्यारे बच्चों, सघन है, यानी प्रकाश की चाल कम है, सघन है। ठीक है, और क्रांति कोण का मान कितना डिग्री है, और प्यारे बच्चों कोण आईसी का मान कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। यानी क्रांति कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये आप लोग इतना लिख दीजिएगा। तब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आपको ध्यान में रखना है, इतना हो गया। तब हम करेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा, कलर चेंज हो गया है, कोई बात नहीं, कि स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा, स्नेल के नियम से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से लिखेंगे। स्नेल के नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, स्नेल का जो नियम होता है, याद रखना है कि स्नेल का नियम क्या होता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, हमने बताया अभी, साइन आई आपतन कोण की जाया बटा क्या होता है, परिवर्तन कोण की जाया साइन आर। क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर, ये क्या होता है, स्नेल का हमारा नियम होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, स्नेल के नियम से लिखेंगे प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से क्या लिखेंगे, μ1 इंटू क्या हो जाएगा, μ1 इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, पहला हो गया। ठीक है, ये बराबर होगा किसके, आपको याद रखना है कि μ2 यहाँ पे हो जाएगा साइन θ2 के। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। तो अब आइए यहाँ पे कि μ1 यहाँ पे क्या लिखे हम प्यारे बच्चों, स्नेल के नियम से, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्नेल के नियम से हमने क्या लिखा कि प्यारे बच्चों क्या होता है, याद रखना है कि μ1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन θ1, यानी क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हमारा क्या है, θ1 है, तो θ1 हो जाएगा। ये बराबर क्या होगा, μ2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन θ2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको प्यारे बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना आपको बाबू ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि इसका मान कितना होता है, तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि μ1 इंटू साइन θ, यानी साइन θ का मान कितना है प्यारे बच्चों, आपको याद कर लेना है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हमारा θ1 मान लीजिए, चाहे μ2 बटा μ1 कर लीजिए, चाहे μ1 बटा μ2, तो यहाँ पे इसी को θ1 मानिए। ठीक है, इसको θ1 मान लीजिए और ये θ2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन θ, यानी साइन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, θ का मान कितना दिया है, 90 डिग्री, तो 90 डिग्री कर देंगे, बराबर क्या होगा, μ2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन, और θ2 कोण का मान क्या है, तो प्यारे बच्चों इसका मान क्या है, ये क्या है, क्रांति कोण है, तो हम क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, आई से लिख देंगे, क्रांति कोण लिख देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब प्यारे बच्चों जब हम ऊपर नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पे याद रखिएगा, जब हम इसको करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए ये μ1 इंटू साइन 90 डिग्री का मान क्या है, 1, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, μ2 यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों साइन, प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा IC। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि μ1 बटा μ2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, μ2 बटा μ1, यानी अगर बात किया जाए कि μ2 को ऊपर करे और बटा में क्या करें, ये गुणा में है तो इधर क्या करेगा, भाग करेगा, तो इधर क्या बचेगा हमारा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, हमारा क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा, तो 1 बटा में क्या हो जाएगा, साइन यहाँ पे हो जाएगा IC, है ना, IC। ठीक है, इतना हो गया। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, याद रखिएगा, इधर लिख रहा है कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं 1μ2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 1 बटा प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन
आई सी, या इसको प्यारे बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं 1 यहाँ पे हो जाएगा μ2 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और यही क्या होता है इसके बीच का संबंध होता है। तो ये आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। सबसे पहले प्यारे बच्चों जब प्रकाश विरल और सघन है तो सघन माध्यम से विरल माध्यम की हो जाती है तो क्या होती है अविलंब से दूर हटती है। तो यहाँ पे आपतन कोण का वह मान जहाँ पे अपवर्तन जो कोण है 90 डिग्री बन जाए उसे क्रांति कोण कहते हैं, यानी ये क्रांति कोण हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको स्नेल के नियम से क्या करना है, इसको निकाल देना है। तो आप निकालिएगा तो प्यारे बच्चों μ1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 μ1, यानी प्यारे बच्चों μ2 और μ1 का जो अनुपात होगा 1 बटा क्या होगा प्यारे बच्चों साइन सी हो जाएगा। आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, ठीक है। तो फिर वही लगेगा, चलिए पहले समझते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या होता है। देखिए ये क्या है हमारा प्रकाश है, ठीक है, ये हमारा क्या है प्रकाश है, ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये हमारा है प्रकाश। इसको डिलीट कीजिए, फिर से लीजिए। ये हमारा क्या है बाबू, यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमारा है प्रकाश, ठीक है, प्रकाश। तो जब आपको पता है कि जो प्रकाश होता है विरल, यहाँ पे याद रखना है कि सघन से विरल माध्यम की तरफ जाता है। जब प्रकाश क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश क्या होता है प्यारे बच्चों सघन से विरल की तरफ जाता है तो ये क्या होता है, आपको ध्यान में रखना है प्रकाश क्रांति कोण सबसे पहले पता है ना, क्रांति कोण ये क्या होता है, ये हमारा हो गया क्रांति कोण, ठीक है, ये हमारा हो गया क्रांति कोण, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बाबू, यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये क्या होगा, यही ना होता है हमारा क्रांति कोण। तो ये क्या होता है कि जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना 90 डिग्री बन जाए, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों अब बोला जाता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, तो ये तो हमारा हो गया माध्यम 1 और ये हमारा हो गया माध्यम 2, यहाँ पे हो गया हमारा विरल माध्यम, याद रखिएगा, और इधर क्या हो गया हमारा सघन माध्यम हो गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या किए कि इसका मान बढ़ाया तो इधर हो गया। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको क्या करेंगे और इधर से करेंगे तो एक प्यारे बच्चों क्या होगा, टकरा के ये इधर भाग जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे हमने क्रांति कोण कैसे पढ़ा कि जब प्यारे बच्चों क्या होता है कि याद रखना क्या है अभिलंब है, जब प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। फिर प्यारे बच्चों और इधर से ले जाएंगे, यानी आपतन कोण का मान बढ़ाएंगे, परिवर्तन कोण क्या होगा और बढ़ेगा। फिर एक वो स्थिति ऐसा आएगा कि यहाँ से कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी प्यारे बच्चों ये जो हमारा होगा क्रांति कोण होगा। आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो हमारा क्रांति कोण होगा। अब क्या करेंगे कि इस किरण को और ऊपर से ऐसे ले जाएंगे तो क्या होगा, ये नीचे रिफ्लेक्ट करेगा ना। तो वही तो किए हैं हम यहाँ पे, वही तो किए हैं, उसी को तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं कि किरण को क्या करेंगे यहां से ले जाएंगे तो ये क्या होगा, तल से टकरा के फिर उसी दिशा में लौट जाएगा। यानी अगर आपसे बात किया जाए कि जब कोई प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है। क्या ये क्रांति कोण है, ये क्रांति कोण है, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से भी ज्यादा हो जाता है। तब विरल माध्यम में प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक नहीं होता है। यानी क्या हो रहा है, प्रकाश की किरण का अपवर्तनांक विरल में ना होकर सघन में ही क्या होता है, पूर्ण वापिस आ जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे फिर से समझिएगा, जब तक समझाएंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं। सबसे पहले यहाँ पे समझिएगा जितने भी सारे बच्चे, ये क्या है हमारा माध्यम 1 है, विरल माध्यम सघन माध्यम, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें प्यारे बच्चों किसी बिंदु से टकराती है तो उस पर क्या होता है, अभिलंब होता है, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरण प्यारे बच्चों यहाँ पे सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो ये क्या अभिलंब, अभिलंब से क्या होती है, दूर हटती है। फिर हम यहाँ से एक प्रकाश ले जाएंगे तो ये इससे भी दूर होगा, और एक यहाँ से ले जाएंगे तो क्या करेगा, इसके समानांतर हो जाएगा। तो ये जो किरण होगा हमारा क्रांति कोण हो जाएगा, क्रांति कोण, यानी आपतन कोण का वह मान जो परिवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये तो क्रांति कोण हो गया। फिर हम इसको और ऊपर से ले जाएंगे तो ये क्या होगा, टकरा के इधर आ जाएगा ना। यानी क्या होगा, क्रांति कोण से अपवर्तन कोण का मान ज्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा प्यारे बच्चों विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, वो सघन माध्यम में ही लौट आएगा। इसी को क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहेंगे। यानी यहाँ से जो किरण जा रहा है तो प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, इसके फिर वापस उसी दिशा में लौट जा रहा है, तो इसी को क्या बोलेंगे, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इसको प्यारे बच्चों इंग्लिश में जितने भी सारे बच्चे हैं नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए सभी बच्चे। देखिए
अब यहाँ पे आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। अब यहाँ आप देखिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त क्या क्या है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त क्या क्या है, ये आप लोग समझ लीजिए एक बार कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्त क्या क्या है, ये आप लोग समझिए। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के शर्तें क्या क्या है, तो प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों सघन से तो विरल की ओर जा ही रहा है। देखिए दूसरा, आपतन कोण का मान क्या होना चाहिए, क्रांति कोण से ज्यादा होना चाहिए। ये क्या है, मान लीजिए कि ये हमारा क्रांति कोण है, इसके लिए हमारा अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जा रहा है, तो इससे भी अधिक होना चाहिए, तभी ना टकरा के वापस आएगा। तो क्रांति कोण ये क्या है, आईसी क्रांति कोण, इससे भी मान क्या होना चाहिए, अपवर्तन कोण का यानी आई का मान ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसके लिए क्या है, शर्तें हैं। चलिए अब देखिए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण क्या है, तो जल में रखी कांच पर यहाँ पे परखनली का चमकना, है ना, जल में रखी कांच परखनली पे चमकना, कांच में पड़ी दीवारों का चमकना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, रेगिस्तान व ठंडे देशों में मृग मरीचिका। जैसे आप लोग गर्मियों के दिनों में जाते होंगे स्कूल, मतलब स्कूल पढ़ने, साइकिल चलाते होंगे तो देखते होंगे कि सड़क पे पानी लगा हुआ है, वो किसका है, वो मृग मरीचिका का ही कारण होता है। तो ये सब होता है। चले, जल में बहने वाले बुलबुलों का चमकना, यानी जल में जो बुलबुला निकलता है वो चमकता किसके कारण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पूरा अच्छा लगा होगा, और इसका पार्ट अभी बाकी है क्योंकि लंबा चैप्टर है। ठीक है, तो इतना तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों फटाफट से एक बार क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल को फटाफट से एक बार आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे। और प्यारे बच्चों नोट्स PDF ले लीजिए, नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35। ठीक है, कितना में 499 में आपको मिलने वाला है। सभी बच्चे आज फटाफट से PDF नोट्स ले लीजिए। तो मिलते हैं ऐसे अगली क्लास में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।